अर्जुन ग्लोबल स्टडीज पर आने वाले सभी स्टूडेंटों को जय हिंद। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को मानव में श्वसन तंत्र अर्थात श्वसन तंत्र के बारे में आज हम आप लोग को बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को श्वसन तंत्र से रिलेटेड कुछ जानकारी मिल सके। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ श्वसन तंत्र से पहले मैं आप लोग को एक पीछे वाले वीडियो बता दिए थे श्वसन क्रिया क्या होता है, श्वसन कितने भेद होते हैं, सारा डिटेल्स बता देते। आज बताऊंगा आप लोग को मानव में श्वसन तंत्र तथा पेड़ पौधे में श्वसन तंत्र के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्वसन मानव में श्वसन तंत्र जो होता है उसमें दो क्रिया होते हैं, एक होता है प्रश्वास, एक होता है उच्छ्वास। क्या होता है? एक होता है प्रश्वास और एक होता है उच्छ्वास। तो मैं आप लोग बताता हूँ प्रश्वास किसे कहते हैं। प्रश्वास को जिसे अंग्रेजी में इंस्पायरेशन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। तो प्रश्वास क्या होता है? प्रश्वास का मतलब होता है जब हम अपने नासिका के द्वारा सांस लेते हैं या मुंह के द्वारा सांस लेते हैं। तो सबसे पहले नासिका का मतलब कि नासिका द्वारा सांस लेते हैं। सांस लेने के पश्चात हमारे शरीर में जहां तक शरीर में अंग में जाता है और जाने के पश्चात वो शरीर में जहां तक पहुंचता है तो वहां से लेकर यहाँ पर चित्र में दिखा देता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक देखिए। पहले दिखा देता हूँ कि प्रश्वास क्रिया जो यहाँ से कोई ऑक्सीजन की एंट्री किया, एंट्री करने के पश्चात वो जहां तक गया है, यहाँ तक कोशिका की तरह गया है, यहाँ तक कोशिका तक गया है। तो इस भाग में जितना क्रिया होता है उसे हम प्रश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वास। यानी कि सांस लेने के बाद जहां तक शरीर में एंट्री करता है उस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रश्वास। और जहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलना शुरू करते हैं और आते आते अपने मुंह से निकल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इसे क्या कहते हैं? उच्छ्वास। इसे एक्सपिरेशन कहते हैं, एक्सपायरेशन कहते हैं। और प्रश्वास और उच्छ्वास मिलके श्वासोच्छ्वास बनाते हैं, श्वासोच्छ्वास। तो प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर क्या बनाते हैं? श्वासोच्छ्वास, जिसे ब्रीथिंग कहते हैं। चलिए हम अब एक एक करके बारे में समझते हैं। पहले जानते हैं प्रश्वास क्या होता है। क्या जानते हैं? प्रश्वास। देखिए, जब हम मानव में क्या है, सबसे पहले पहले यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए नासिका क्या है हमारे शरीर में? क्या है? नासिका होता है। नासिका मतलब नाक होता है। नाक में जो दो छिद्र है इसे नाक के नासिका बाहरी छिद्र कहते हैं, बाहरी नासिका छिद्र कहते हैं। और छिद्र के पश्चात ये दोनों जो होता है इसमें ये दोनों छिद्र एक अंदर में जाता है, शरीर के अंदर लेवल की यहाँ तक जाता है और शरीर में जिसको बोलते हैं वेश्म, वो वेश्म में खुलता है, नासिका वेश्म। ये ना छिद्र जो गया है वो नासिका वेश्म में खुलता है। और ये बीच वाला भाग जो देख रहे हैं ये वाला बीच, इसे नासिका पट्टिका कहते हैं। नहीं, नासिक पट्टिका जो दोनों को ये नाक है उसको अलग अलग करता है। दोनों छिद्र है ना, ये वाला दोनों को अलग अलग करता है नासिका पट्टिका। कहते हैं नासिक पट्टिका या नासा पट्टिका, ये दोनों को अलग करता है। और ये वाला छिद्र जो होता है जो अंदर में उसे नासिका बेस में कहते हैं या नासिका बेस में खुलता है। उसके बाद जान लीजिए, जब हम सांस लेते तो हमारे सांस लेने के बाद नासिका के बाद हमारे देखिए कि नाक में बाल होते हैं, क्या केस होते हैं जो हमारे बाहर जो वातावरण से जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसमें धूल रहता है। तो नाक में जो रोम होता है, छिद्र होता है, केस होते हैं, हेयर होते हैं, वो क्या करते हैं? उसमें धूल कणों को रोकता है। क्या करता है? धूल कणों को रोकता है। रोकने के पश्चात कुछ ऐसे धूल कण हो जाते हैं, यहाँ पर नहीं रुकता है, जो यहाँ पर नाक में यहाँ पर अंदर में जम जाता है। जमने के पश्चात हमें अपने उंगलियों के द्वारा उसे निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखिए वो ये नहीं होता है कि वो सूखा रहा तो वह यहाँ पर कुछ भी रहेगा, वो गीलापन हो जाएगा। जब नाक के अंदर जाएगा ना तो वह यहाँ पर नासिका के अंदर जाएगा तो वहां पर गीला हो जाता है, गीला, जिससे हम अपने अंगुलियों के द्वारा उसको निकाल के बाहर कर देते हैं। वो सब क्या होता है? धूलकण हो जाता है, यहाँ पर नहीं रुकता है, वो यहाँ पर जाकर रुक जाता है। समझ गए ना? चलिए हम आगे दिखाते हैं। तो नासिका रुक जाता है। अब देखिए जब हम अपने नासिका के द्वारा सांस लेते हैं तो सांस लेने के पश्चात यहाँ पर देखिए सांस के द्वारा जब अपने ऑक्सीजन जब नासिका के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन लेने के पश्चात वो ऑक्सीजन मुख गुहा से गुजरता ही है। तो मुख गुहा के बाद यहाँ पर आप देखिएगा ग्रसनी होता है। ऑक्सीजन जो है यहाँ पर ग्रसनी होता है। ग्रसनी के साथ छोटा वाला भाग यहाँ पर दिखा रहता हूँ, चित्र अच्छा नहीं बनाया हो, फिर भी यहाँ पर एक होता है स्वर तंत्र। क्या होता है? ये वाला छोटा सा स्वर तंत्र जिसे लिरिंक्स भी बोला जाता है। क्या होता है? लिरिंक्स भी बोला जाता है। और लिरिंक्स जो होता है वह श्वास नली से जुड़ा हुआ रहता है। लिरिंक्स होता है श्वास नली से जुड़ा रहता है। और श्वास नली के बाद हमारे शरीर के अंतर्गत फेफड़ा में चला जाता है, जो कि यहाँ पर चित्र बना दिया हूँ। फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा में यहाँ पर देख लीजिए जो फेफड़ा में जाता है और फेफड़ा जाने के पश्चात
फेफड़ा में जाने के पश्चात वो ऑक्सीजन जो है वो रुधिर में चला जाता है। रुधिर मतलब खून, ब्लड में चला जाता है। और हम आप लोग जानते हैं कि ब्लड में क्या है, लाल रक्त कोशिका के कारण हमारा शरीर क्या होता है, शरीर में जो खून होता है वो लाल होता है। तो उस लाल रक्त कोशिका के जो खून जो लाल होता है, उस रक्त में जो होता है, खून में, ब्लड में जो होता है, उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है कि फेफड़ा में जो ऑक्सीजन रहता है, फेफड़ा में जो ऑक्सीजन रहता है, उस ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद वो नीचे की ओर जाता है और परिवहन करता है। परिवहन करने के पश्चात हमारे ऊतकों पहुंचता है। हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं वो वहां ऊतक होता है, और ऊतक पहुंचने के पश्चात हमारे शरीर में क्या होता है, ग्लूकोज का खंडन विखंडन विघटन होता है। जो जो समझिए खंडन या विखंडन, उसको खंडन विखंडन होता है। और विखंडन के बाद वो क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है। और अब कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होने के पश्चात वही हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है कि ऑक्सीजन को लाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर छोड़ देना। मैं एक एक करके आप बताता हूँ। जब वो फेफड़ा में ऑक्सीजन पहुंचता है तो फेफड़ा के बाद क्या जाता है, हीमोग्लोबिन किससे पाया जाता है, रुधिर में। तो यहाँ पर रुधिर का नाम दे दिया हूँ। तो रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 का ऑक्सीजन का ग्रहण करना है। लिख दिया हूं, रुधिर के हीमोग्लोबिन द्वारा O2 यानी कि ऑक्सीजन का ग्रहण करना है। ग्रहण करने के पश्चात वो आगे की परिवहन कर देता है। इसलिए लिख दिया रुधिर द्वारा O2 का परिवहन करा, परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट, यानी कि वो आगे की ओर भेजता है। और भेजने के पश्चात वो O2 का कोशिकाओं में परिसरण करता है। हमारे शरीर की जो क्रिया होती है वो परिसरण क्रिया के द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। तो वो O2 यहाँ पर प्रसरण करता है, जो कि यहाँ पर कोशिका में पहुंचता है। क्या करता है, कोशिका में पहुंचता है। और कोशिका में पहुंचने के पश्चात यहाँ पर ग्लूकोज का, यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लूकोज का, ग्लूकोज, ग्लूकोज का विखंडन होता है। ग्लूकोज का क्या होता है, विखंडन होता है। और विखंडन होने के पश्चात वो आगे की ओर भेजता है, यानी कि O2, यानी कि विखंडन होने के बाद आगे की ओर भेजता है। मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ का मतलब कहाँ, नासिका छिद्र से लेकर फेफड़ा, फेफड़ा के बाद रुधिर, और रुधिर तक आते हैं तो यहाँ पर कोशिका आते हैं, कोशिका तक ऑक्सीजन आते हैं। भैया एक बार ध्यान रख लीजिएगा, इससे प्रश्वास करते हैं। एक बार पुनः सुन लीजिए, सांस जो है यहाँ तक आता है फेफड़ा में, और बाद फेफड़ा से रुधिर में, रुधिर के बाद परिवहन, परिवहन से बाद वो कोशिका में आता है। कोशिका तक जितना कार्य होता है उसमें ऑक्सीजन पहुंचता है। ये बाबू क्या 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 कहलाता है, प्रश्वास कहलाता है। प्रश्वास, समझ गए, इसे प्रश्वास कहते हैं। लेकिन कोशिका के बाद वो ऊपर की तरफ जाता है। यहाँ पर मैं चित्र में दिखा तो ये यहाँ से यहाँ तक जाता है, इसे प्रश्वास कहते हैं। उसके बाद ये एंट्री, यहाँ के बाद यहाँ से जब यहाँ ऊपर की ओर जाता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर की तरफ जाता है, इसे कहते हैं उच्छ्वास। समझ गए ना, यहाँ से जो स्टार्ट होता है इसे कहते हैं उच्छ्वास। तो यहाँ तक जो रहता है वो क्रिया क्या कराता है, प्रश्वास। और यहाँ से ऊपर जाता है तो उसे कहते हैं उच्छ्वास। समझ गए। चलिए बताता हूँ, जब ऑक्सीजन को ग्रहण करने के साथ ऊपर भेजता है तो हीमोग्लोबिन का काम होता है जी कार्बन डाइऑक्साइड को परिसरण करना, यानी कि परिसरण क्रिया करके इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद परिवहन करता है। इसलिए लिख जाओ रुधिर, रुधिर में ही हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। तो रुधिर द्वारा O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, और परिवहन करने के पश्चात रुधिर में, फेफड़ों में ऑक्सीजन का ग्रहण करना। तो वो हीमोग्लोबिन जो रहता है वो हीमोग्लोबिन फेफड़ा को पहुंचाता है। समझ गए ना, वो फेफड़ा को पहुंचाता है। कोई हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को जो लेकर फेफड़ा तक पहुंचाता है, और फेफड़ा के बाद यहाँ पर शरीर से बाहर निकल जाते हैं, जिसे कहते हैं उच्छ्वास। समझ गए। तो ये प्रश्वास और उच्छ्वास मिलकर बनाता है श्वासोच्छ्वास। तो समझ गए कि श्वासोच्छ्वास क्या होता है। चलिए हम मानव में समझ गए कि मानव में किस प्रकार की क्रिया होता है। मैंने यहीं पर एक चित्र बना दिया हूँ कि मानव में किस प्रकार की होता है। ये फेफड़ा, और फेफड़े के कारण जो यहाँ पर चित्र बताया हूँ, ये इस तरह की डिजाइनिंग करके ये ऊपर की तरफ चले जाते हैं। चलिए आगे हम दिखाते हैं। अब होता है पेड़ पौधे में कैसे होता है। तो पेड़ पौधे में जो होता है वो तीन तरीका से श्वसन क्रिया, श्वसन बल्कि श्वसन तंत्र होता है। तीन तरीका से तो श्वसन क्रिया होता है, जिसमें तीन तरीका से श्वसन तंत्र पाया जाता है। तीन तरीका से नहीं, मान के तीन जगह ऐसा है जहाँ से श्वसन की क्रिया होता है, जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं। देखिए, पत्ता पहला होता है पत्ता, क्या था, दूसरा होता है जड़, उसके बाद तीसरा होता है तना, बीच वाला भाग होता है वो तना होता है। तो कैसे कैसे होता है मैं दिखाता हूँ कि पत्ता में एक छिद्र पाया जाता है, जिसे रंध्रों कहते हैं, जिसे रंध्रों कहते हैं। और रंध्र के द्वारा वो वातावरण में जो ऑक्सीजन रहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है,
वो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है, वो पत्ते के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड करता है, ग्रहण करता है। लेकिन रात के समय में उल्टा होता है, वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है। दिन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वो पेड़ पर सूर्य की उपस्थिति में करिए लेता है, लेकिन रात्रि समय में क्या आता है, उल्टा करता है। क्या करता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है रात्रि के समय में। तो वो पत्तियों के द्वारा, पत्तियां के द्वारा, वो रंध्रों के द्वारा वो पर श्वसन क्रिया करते हैं। दूसरा होता है मूल रोम। क्या होता है, मूल रोम, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रूट हेयर्स। क्या कहते हैं, रूट हेयर्स। तो जिस पौधे में, जिस पेड़ पौधे में मूल रोम पाया जाता है, उस रोम के द्वारा वो अपना श्वसन क्रिया, यानी कि श्वसन, ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो वो क्या करते हैं, तो मूल रोम जो होते हैं वो मिट्टी में रहते हैं। क्या कहते हैं, मिट्टी में, यानी पेड़ों में रहते हैं, वो मिट्टी के कणों के बीच रहता है। पेड़ पौधा में जो रोम, मूल रोम जो पाया जाता है वो मिट्टी का कणों रहता है, और मिट्टी के कणों में जो ऑक्सीजन रहता है उससे ग्रहण करता है और पत्तियों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ी जाती है। तो वो होता है। उसके बाद तीसरा होता है तना द्वारा। तना में क्या होता है कि जिसमें मूल रोम नहीं पाया जाता है, उस समय में वात रंध्रों के द्वारा, वात रंध्रों के द्वारा वो ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं, वात रंध्रों द्वारा ऑक्सीजन का ग्रहण करते हैं। और देखिएगा कुछ पुराना, ये सब वात रंध्र होता है, वो पुराना, जो पुराना ट्री रहता है, ओल्ड ट्री रहता है, ओल्ड ट्री में जो पुराना वृक्ष रहता है, वो तो उसमें होता है। वहां बताया जाता है कि ज्यादातर लंबे समय तक पानी रहने के कारण, यानी कि जिस पेड़ पौधा में मूल रोम नहीं पाया जाता, उस पेड़ पौधा के जड़ में ज्यादा दिन तक पानी रहता है, तो पानी रहने के कारण उसका जड़ खराब हो जाता है, और खराब होने के कारण क्या था, पेड़ पौधा मर जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, और मूल रोम नहीं पाए जाने के कारण श्वसन से श्वसन क्रिया नहीं होता है, और श्वसन क्रिया नहीं होता तो बीज से जो तना के द्वारा कार्य करते हैं। समझ गए। तो पेड़ पौधा में 3 रंध्रों द्वारा, वात रंध्रों द्वारा और मूल रोम के द्वारा श्वसन क्रिया करते हैं। तो मैं फिर आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि श्वसन अंग क्या होता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तत्काल जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।